सभी सर्विंग और रिटायर्ड फौजी भाइयों के एकमात्र यूट्यूब चैनल फौजी पोर्टल पर आप सबका स्वागत है दोस्तों। और आज की हमारी ये वीडियो हमारे सभी सर्विंग और रिटायर्ड फौजी भाइयों को जान लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो जानकारी दी गई है वो हमारी पेंशन लाइफ में बहुत ही काम आने वाली जानकारी है दोस्तों। ये जानकारी की आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि जानकारी के अभाव में बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हमारे पेंशन भोगी और डिपेंडेंट्स फैमिली पेंशनर झेल जाते हैं। देख सकते हैं भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है और तीनों सेनाओं के चीफ को और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को ये लेटर भेजा गया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जानकारी एक ऐसी चीज़ है, अगर उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जानकारी हमें पूरी तरह से पर्याप्त है तो आपको उसका फ़ायदा लेने में डिले बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। अनजानपने में सारे लॉसेज होते हैं, फाइनेंशियल लॉस भी होते हैं, बिना मतलब में मेंटली हेडेक भी होता है, फिजिकली आपको कितना घूमना पड़ जाए उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक छोटा सा फ़ायदा जो आपको वेल इन्फॉर्मेशन अगर टाइम पे मिल जाए उससे हो जाता दोस्तों। तो इसी के चलते मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में अवेयर करना चाहूँगा, इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी बताऊँगा और ये एलिजिबिलिटी इसकी हमारे डिफेंस पर्सनल्स के होने से पहले ये किसको मिलता था, कहाँ से ये आया है केस पूरा का पूरा दोस्तों। देखिए, अलाउिंग फैमिली पेंशन टू अदर एलिजिबल फैमिली मेम्बर इन द इवेंट ऑफ फैमिली पेंशनर्स इज चार्ज्ड विद द ऑफेंस ऑफ मर्डर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट और अबेटिंग इन द कमीशन ऑफ सच एन ऑफेंस और क्राइम। दोस्तों, अगर हमारा कोई भी भूतपूर्व सैनिक है, उस भूतपूर्व सैनिक का उनके जो एलिजिबल रेस्पेक्टिव नेक्स्ट जो फैमिली पेंशनर्स उनका बनने वाला था, उनके द्वारा ही हमारे पेंशनर्स का भूतपूर्व सैनिक का मर्डर कर दिया जाता है या उनके मर्डर करने में उनकी कोई साजिश होती है, इसमें लिखा है ना, मर्डरिंग द गवर्नमेंट सर्वेंट और फॉर अबेटिंग इन कमीशन ऑफ सच एन ऑफेंस, इस प्रकार के अपराध में उनकी संलिप्तता पाई जाती है, उनका षड्यंत्र पाया जाता है, उनकी साजिश पाई जाती है, तो उस केस में फैमिली पेंशन किसको मिलेगा? क्योंकि हमारा वेटरन्स तो चले जाते हैं अगर उनका मर्डर होता है। इस केस में अगर मर्डर होने के बाद के केस में पेंशन किसको मिलेगी? मैं प्रभु से आशा करता हूं कि ऐसा किसी भी परिवार में न हो, हमारे भूतपूर्व सैनिक अच्छी खासी लंबी उम्र और स्वस्थ रूप से जिएं। इन केस अगर ऐसा हो जाता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, तो आगे क्या रास्ता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, इन्होंने हवाला दिया है एक लेटर का। द अंडरसाइंड इज डायरेक्ट टू रेफर टू द प्रोविजंस कंटेंट इन DOPPWOM 1242019। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर का एक चिट्ठी था, वो चिट्ठी किस तारीख की थी? 16 जून 2021 को। उसमें जो प्रोविज़न दिए गए हैं वो अब बैक डेट से हमारे फौजी परिवार के लिए, वेटरन्स के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए लागू हुए हैं। ये लेटर पूरा का पूरा मैं दिखाऊंगा। इससे पहले मैं इस लेटर में जो हमारे काम की जानकारी है वो निचोड़ कर आपको एक बार बता देता हूं कि उसका फ़ायदा आपको किस प्रकार से मिलेगा। तो इन्होंने पहली लाइन में ये कहा है कि उस विभाग के उस तारीख की उस चिट्ठी के हिसाब से अलाउिंग फैमिली पेंशन टू अदर एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स इन द इवेंट ऑफ फैमिली पेंशनर्स इज चार्ज्ड विद द ऑफेंस ऑफ मर्डरिंग द गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर अबेटिंग इन सच एन क्राइम। दोस्तों, उनका इन्होंने कहा है कि हम इस चिट्ठी में जो बातें कहेंगे उन बातों कहने का आधार है ये लेटर नंबर। ठीक है, आगे देखिए ये क्या कह रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ द रेगुलेशन नंबर 75 ऑफ पेंशन रेगुलेशंस फ्रॉम आर्मी पार्ट 1 2008 इन द इवेंट ऑफ एन एलिजिबल मेंबर्स टू रिसीव ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन अंडर दिस रेगुलेशन इज चार्ज्ड विद ऑफेंस ऑफ मर्डरिंग और अबेटिंग द कमीशन ऑफ सच एन ऑफेंस। The claim of such a person is including other eligible family members and members of the family to receive ordinary family pension shall remain suspended till the conclusion of the criminal proceeding instituted against him। देखिए, इसको मैं साधारण भाषा में आपको समझा दूं। हमारा कोई भी भूतपूर्व सैनिक है, उनका मर्डर हो जाता है, उसके बाद जिन्होंने उनका मर्डर किया है वो मर्डर करने वाला उनका
नेक्स्ट एलिजिबल फैमिली पेंशनर से ही है, तो उस केस में उनके ऊपर मर्डर का अगर केस लग जाता है या उनके ऊपर साजिश का केस लग जाता है, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, उस केस में अभी तक ये होता था कि ना तो जो जिसके ऊपर चार्ज लगे हैं मर्डर के उनको फैमिली पेंशन मिलती थी, और ना ही इस फैमिली के किसी दूसरे सदस्य को, तीसरे सदस्य को, बच्चों को, माता पिता को, किसी को भी फैमिली पेंशन नहीं मिलती थी। ये सारे के सारे अधिकार सस्पेंड कर दिए जाते थे जब तक कि जिसके अगेंस्ट केस लगा है उनका कंक्लूजन कोर्ट से नहीं आ जाता। काफ़ी विभाग के द्वारा अप्रोच किया गया कि जो टाइम लगता है मामला सेटल होने में, एक्यूटल होगा यानी कि दोषी साबित होगा तो उनको सज़ा मिलेगी, निर्दोष हुआ तो छूट जाएगा, पर इस बीच जो पेंशन बंद हुई उसका क्या होगा, क्योंकि लीगल प्रोसीडिंग में सज़ा मिलने में या न्याय मिलने में दोस्तों काफ़ी लंबा समय भारत में आज के दिन लग जाता है, कई साल लग जाते हैं दोस्तों। तो तब तक मान लीजिए कोई फैमिली पेंशनर्स है जो एलिजिबल था नेक्स्ट फैमिली पेंशन से, वो बाद में निर्दोष साबित होता है, तो तब तक उनके बच्चे क्या करेंगे। मान लीजिए ऐसा क्रूशल टाइम है जिसमें बच्चों की पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है, उस टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाती, पेंशन बंद हो गई, इस प्रकार की घटना उसी समय पर होगी जब बच्चे अपने ग्रोइंग स्टेज में थे। सक्सेस होने के लिए एजुकेटेड होना, उनको उस समय पर वेल एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी था, और उस समय उनके ऊपर फाइनेंशियल लॉस पड़ गया जिसके कारण उनका फ्यूचर बर्बाद हो गया। तो इसके लिए जिम्मेवार दोस्तों कौन होगा। इसलिए अब ये डिसीजन लिया गया है कि हम इन रेगुलेशंस में बदलाव कर रहे हैं। हम फैमिली पेंशन ज़रूर देंगे, किनको देंगे वो भी अगले पैराग्राफ में इन्होंने बताया है कि अगर फैमिली पेंशनर्स के ऊपर चार्ज लगे हैं, चाहे वो दोषी हो या निर्दोष हो, जब तक कोर्ट में केस चलेगा तो फैमिली पेंशन मिलेगी। किसको, वो अभी बताऊंगा। अबव प्रोविजंस हैव बीन रिव्यूड, अब इस मसले को ध्यान में, संज्ञान में ले लिया गया है, उसके ऊपर निर्णय लिया गया है और ये डिसाइड किया गया है दैट प्रोविजंस कंटेंड इन द अबव मेंशन DOPPW, जो चिट्ठी थी पेंशन विभाग की 16 जून 2022 की, वो मुतातिस मुडांडिस अप्लाई टू एयर फोर्स, आर्मी और नेवी पर्सनल आल्सो। दिस प्रोविजंस शैल बी एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 16 जून 2021। अब इन्होंने चिट्ठी का हवाला दे दिया कि उस चिट्ठी में जो कानून बन के आए हैं उनके हिसाब से ही फैमिली पेंशन दी जाएगी, और वो फैमिली पेंशन वो जो कानून होगा वो सेम टू सेम मुटाटिस मुटांडिस नाम यानी कि सेम टू सेम ज्यों के तो लागू होंगे हमारे आर्म फोर्सेस पर्सनल्स के लिए भी। तो आपको वो चिट्ठी दिखाऊंगा मैं, क्योंकि उसी में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसी का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, तभी तो आप समझ पाएंगे कि वास्तविक रूप से मसला ये किस प्रकार से हल होने वाला है। बाकी इन्होंने कहा है कि रिलेवेंट प्रोविजंस और भी पेंशन के प्रोविजंस है इस केस में, यानी कि पेंशन को फाइनल रूप फैमिली पेंशन को किस तरह से देना है, तीनों सानाओं के उस लेटर से ही आप रेफरेंस ले सकते हैं कोई भी। अगर क्योंकि अलग अलग केस में दोस्तों कई बार क्या होता है, एक कानून बना दिया वो एग्जैक्टली किसी पेंशन से लागू हो ये ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, केस टू केस में अलग अलग डिफरेंस आ जाते हैं, समस्याएं आ जाती हैं। तो उसके लिए आप इस विभाग के लेटर के कोट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं, और फाइनेंस विभाग ने भी इसको अपनी अनुमति दे दी है। अंडर सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने इसके ऊपर अपना ठप्पा भी मार दिया है दोस्तों। तो अब आपको मैं ये लेटर दिखाऊंगा जिसका हवाला देकर, जिसके सारे प्रोविजंस का हवाला देकर फैमिली पेंशन को चालू कर दिया गया है, वो भी बैक डेट से। तो चलिए उस लेटर की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर वह चिट्ठी है जो DOPPW विभाग ने, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन विभाग के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर आता है, उसके विभाग के द्वारा जो चिट्ठी जारी की गई थी, जिसका हवाला देकर भारतीय सेना ने अब ये निर्णय लिया है, वो चिट्ठी आपके सामने है। आप देख सकते हैं उस पर लिखा गया था कि उस विभाग की जो चिट्ठी थी 16 जून 2021 की, उस तारीख की चिट्ठी का हवाला हम दे रहे हैं। उसका रेफरेंस नंबर आपके सामने है, रेफरेंस नंबर यही था 1/24/2019। टाइटल आप इसका ऑफिशियल मेमोरेंडम के हिसाब से के नीचे टाइटल आप देख सकते हैं दोस्तों कि सस्पेंशन ऑफ फैमिली पेंशन टू ए पर्सनल चार्ज्ड विद ऑफेंस ऑफ मर्डरिंग और अबेटिंग इन द मर्डर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट अलाउिंग फैमिली पेंशन टू अदर एलिजिबल फैमिली पेंशनर्स। तो टॉपिक वही है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। तो इन्होंने कहा है कि जो CCS पेंशन रूल हैं
यानी कि सिविल क्षेत्र के जितने भी कर्मचारी हैं उनको रूल 54 के हिसाब से, सीसीएस पेंशन रूल 1972 के रूल 54 के हिसाब से उनको पेंशन मिलती है। और उसका एक सब रूल है 14C। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी आदमी जो एलिजिबल है फैमिली पेंशन के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ के बाद, और उसी केस में अगर कोई भी पेंशनर्स है जिसके ऊपर चार्ज लग गया, मर्डर का लग गया गवर्नमेंट सर्वेंट का या यानी कि सर्विस पर्सनल का, और अबेटिंग जो उसकी साजिश अगर उस क्राइम में पाई जाती है और इस प्रकार की लीगल प्रोसीडिंग हो जाती है, उनके खिलाफ केस हो जाता है, तो उस केस में पेमेंट ऑफ फैमिली पेंशन सस्पेंड रहती थी जब तक कि कंक्लूजन इस क्रिमिनल प्रोसीडिंग का नहीं हो जाता। यानी कि उस केस में जब तक कोर्ट में ये केस चलता था तब तक पेंशन, फैमिली पेंशन दोस्तों किसी को भी नहीं मिलती थी। इस केस में फैमिली पेंशन ना तो दोस्तों जो खुद जिसके ऊपर केस लगा है, नाइदर पेड टू द पर्सन हुई चार्ज विद ऑफेंस, ना तो खुद तो उसको मिलता था, ना ही किसी परिवार के सदस्य को मिलता था, चाहे वो डिपेंडेंट हो या पेरेंट्स हो, कोई भी क्यों ना हो। इस प्रकार की लीगल प्रोसीडिंग होने से पहले इफ़ ऑन कंक्लूजन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, अगर कंक्लूजन हो जाता है, उसका निर्णय आ जाता है उसका, तो उस केस में अगर पर्सन जिसके ऊपर केस लगा था वो दोषी पाया जाता है, साजिश में भी और मर्डर, डायरेक्ट मर्डर में भी, तो उस केस में उस सदस्य के ऊपर संपूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जाता है था फैमिली पेंशन्स के लिए। और उस केस में फैमिली पेंशन अगले एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स को दे दी जाती थी। किस तारीख से? फ्रॉम डेट ऑफ डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि बैक डेट से, जब से सर्विस पेंशनर्स की या वेटरन्स की डेथ हुई है उस तारीख से दोस्तों। इफ़ हाउएवर द पर्सन कंसर्न इज सब्सिक्वेंटली एक्विटेड ऑफ द चार्ज, द फैमिली पेंशन बिकम पेबल टू दैट पर्सन फ्रॉम द डेट ऑफ। इनका कहना ये है कि जिस के खिलाफ, जिस फैमिली पेंशन्स के खिलाफ केस लगा था, अगर वो कोर्ट से बरी होकर आ जाता है तो उसको फैमिली पेंशन शुरू हो जाती थी बैक डेट से, और दोषी पाया जाता था तो नेक्स्ट एलिजिबल फैमिली पेंशनर्स के लिए ये प्रोविज़न चालू हो जाता था। तो इसमें आपने एक बात देखी होगी, जिस दिन पेंशनर्स की डेथ हुई वो दिन और जिस दिन न्यायालय का निर्णय आया वो दिन, इसके बीच का कोई भी प्रोविज़न नहीं था। इस बीच पेंशन संपूर्ण रूप से सस्पेंड रहती थी। जबकि इस केस में अगर रिजल्ट आता है, दोषी पाया जाता है, तो अगले एलिजिबल फैमिली पेंशनर्स को दे दी जाती थी फैमिली पेंशन। तो कोर्ट में यही दलील गई थी दोस्तों, डिपार्टमेंट के पास भी यही दलील गई थी कि नेक्स्ट मेंबर जो एलिजिबल है वो बाद में एलिजिबल है या इस टाइम पीरियड में एलिजिबल है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में उसको फैमिली पेंशन क्यों नहीं दी जाती, इस टाइम पीरियड में थोड़ी ना उसने कोई कसूर कर रखा है। तो नेक्स्ट जो मेंबर्स है तो वो तो बाद में एलिजिबल हो जाता है, वो तो पहले भी एलिजिबल है। तो इस टाइम पीरियड का अब यूज उठाया गया है कमिटी क्राइम के सीन के बाद और जिस दिन न्यायालय का निर्णय आता है उस दिन। और ये टाइम कितना भी हो सकता है, कितने ही सालों में हो सकता है, केस टू केस डिपेंड करता है दोस्तों। तो अब इस टाइम पीरियड में जो नेक्स्ट एलिजिबल फैमिली मेंबर्स है उसको फैमिली पेंशन दी जाएगी दोस्तों। यही इस चिट्ठी में पूरी तरह से बताया गया था। अंग्रेजी में काफ़ी कुछ लिखा है पर मैंने स्पष्ट शब्दों में ये सारा का सारा आपको समझा दिया है। हाँ, इसमें एक चीज़ और थी, क्योंकि इसमें हवाला यही दिया गया है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में काफ़ी लॉन्ग टाइम लगता है, जिसके कारण पेरेंट्स या डिसीज्ड के जो चिल्ड्रन है वो काफ़ी फाइनेंशियल लॉस का सपोर्ट, जो फाइनेंशियल लॉस से उनको सपोर्ट मिलना चाहिए था दोस्तों, उनके पेंशन से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है उन्हें। अब ये निर्णय ले लिया गया है कि इन दो सीन्स के बीच न्यायालय का निर्णय आने से पहले और मर्डर के बाद जिस व्यक्ति के ऊपर केस लगा है उसको छोड़ो, उसके नेक्स्ट जो एलिजिबल मेंबर्स है, सदस्य है परिवार का, उसको फैमिली पेंशन अब दी जाएगी। एक केस मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इस तारीख के बाद, इस तारीख में जिस दिन न्यायालय का निर्णय आता है, अगर जिस पर्सन के ऊपर केस लगा है वो बरी हो जाता है तो उस तारीख से ही उस सदस्य की फैमिली पेंशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो उसके ऊपर केस झूठा साबित हुआ। और जिस सदस्य को मिल रही थी पेंशन, नेक्स्ट एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स था, उसकी बंद हो जाएगी इस तारीख के बाद।
एक दूसरा केस इसमें ये भी बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा कि जिसके ऊपर केस लगा है वो दोषी पाया जाता है और उसको सज़ा होती है, तो इससे आगे के टाइम में हमेशा के लिए वो नेक्स्ट एलिजिबल मेंबर्स है उसको फैमिली पेंशन मिलेगी। ऊपर वाले सदस्य के लिए प्रतिबंध लग जाएगा फैमिली पेंशन्स के लिए दोस्तों। ये सारी बातें इसमें कही गई है। नीचे स्क्रॉल करके भी दिखा देता हूँ, ये इन्होंने काफ़ी कुछ कहा गया है और डिपार्टमेंट को बता भी दिया है कि जल्द से जल्द इसको सभी स्वरूप में कानूनी अमली जमला पहनाया जाए ताकि इस केस में जितने भी एलिजिबल फैमिली पेंशन्स आते हैं उनको पेंशन मिल सके। जानकारी डेफिनेटली आपको अच्छी लगी होगी क्योंकि काफ़ी उलझा हुआ मुद्दा था, कई सालों के बाद ये सुलझा है। तो ज़रूर आप इसकी संपूर्ण जानकारी लीजिए और दूसरे सदस्यों को भी इसके बारे में ज़रूर अवगत कराएं दोस्तों। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे